वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को लेकर चल रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का एक्सपांसन कहाँ से कहाँ तक था, उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया था, कौन कौन से भाग थे, हमने सारी चीज़ अध्ययन कर लिया था। और मैंने आपको बताया था एक इसका वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें उत्तर भारत के महत्व को यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो उत्तर भारत के महत्व में एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जो कि प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें और इसे देख के नोट्स बना सकते हैं। आइए बात करते हैं। चूँकि उत्तर भारत के विशाल मैदान एक प्लेन एरिया होता है, एक समतल होता है। यहाँ पे ना प्लेटू होते हैं, ना माउंटेन होते हैं, ना कोई ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत के शिलाखंड के टुकड़े होते हैं, एकदम प्लेन होता है। और जाहिर सी बात है प्लेन होंगी और प्लेन है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा बनी है। जाहिर सी बात है जहाँ नदियाँ रहेंगी वहाँ पे फसल का पैदावार ज़्यादा होगा, सिंचाई की व्यवस्था सही होगी तो वहाँ पे इंसानों का यानी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होगा। जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो उद्योग जगत का विकास होगा, उसके साथ साथ शहरीकरण होगा, औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ होंगे। वही है उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। आइए एक एक चीज़ जो यहाँ पे नोट डाउन मैंने किया हूँ उसके बारे में आइए आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। आप जानते हैं नदियों के अवसाद द्वारा लाई गई से बनाया है उत्तर भारत के विशाल मैदान। जो नदियाँ अवसाद लाई हैं वहाँ पे लाके यहाँ पे डिकम्पोज की है, यहाँ पे लाके रख दी हैं, उससे निर्मित हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और वो जो अवसाद सेडिमेंट है वो एक जलोढ़ मिट्टी का काम करता है और जलोढ़ मिट्टी उसी को कहते हैं और उपजाऊ मिट्टी होती है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। उसकी मिट्टी में उपजाऊपन काफ़ी ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात जब उपजाऊपन ज़्यादा होगा तो उसमें फसलों की काफ़ी अधिक पैदावार होगी। तो इसी के कारण फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और फसलों का जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा तो जाहिर सी बात वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। तो इसलिए उत्तर भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे जो ह्यूमन डेंसिटी है, मानव का जनसंख्या जो घनत्व है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो फसलों का उत्पादन नदियों के अवसाद द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी है तो फसलों का उत्पादन होगा। फसलों का जब अधिक उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात मानव की जनसंख्या बढ़ेगी, मानव की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ पशुपालन भी बढ़ेगा, पशुपालन बढ़ेगा। जब ये सब चीज़ें जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी तो इससे क्या आपको मतलब मनुष्य की आबादी बढ़ता जाएगा। जब आबादी बढ़ेगा तो मनुष्य अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ करेंगी उसमें उद्योग जगत में भी उनका डेवलपमेंट होगा, भवन निर्माण लोग करेंगे, शहर अर्बनाइजेशन शहरीकरण होगा, इत्यादि तेजी से विकास होगा। यानी समतल होने की वजह से, प्लेन होने की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ मनुष्य के द्वारा की जाएंगी और उसके कारण अगर समतल लैंड है कि भूमि समतल है तो वहाँ पे सड़कों का विकास होगा ही होगा। और उत्तर भारत के जो विशाल मैदान वहाँ पे सड़कों का जाल काफ़ी बड़े पैमाने पे है। यहाँ पे सड़कों की संख्या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट हाईवे, जो भी डिस्ट्रिक्ट रोड हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तुलना यदि हम करें साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। सड़कों का विकास हुआ है, सड़कों का विकास, समतल लैंड, समतल भूमि पर आप जानते हैं रेलवे का भी विकास काफ़ी करना काफ़ी आसान होता है, जटिल कार्य नहीं होता है, काफ़ी कम पैसे खर्च होते हैं, काफ़ी कॉस्टली नहीं होते, इसलिए रेलवे का विकास भी किया गया है। और परिवहन व्यवस्था इन सबको मान लीजिए यही परिवहन व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी उन्नत अवस्था में, समतल भूमि होने की वजह से यहाँ पे परिवहन व्यवस्था काफ़ी उन्नत अवस्था में है। आप इमेज भी सब देख रहे होंगे। अब दिया है चूँकि नदियाँ अधिक जलमार्ग परिवहन का विकास। अब चूँकि नदियाँ हैं, नदियों की लंबाई, उत्तर भारत की नदियों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हिमालय से निकलती हैं और उनका जो ढाल होता है, स्लोप होता है, काफ़ी तीव्र होता है, काफ़ी, और उस तीव्रता की वजह से इनकी जो लेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ से निकल के बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराती हैं। चूँकि लेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पर जल मार्ग परिवहन का विकास हुआ है। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, नेशनल वाटरवेज सेकेंड, नेशनल वाटरवेज थर्ड, फोर्थ, आगे में आने वाले चैप्टर में परिवहन सिस्टम ऑफ इंडिया में मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें जल मार्ग परिवहन का विकास काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है क्योंकि यहाँ पे समतल भूमि है और समतल भूमि के साथ नदियाँ हैं, नदियों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से आती हैं, इसलिए यहाँ पे जलमार्ग परिवहन का विकास हुआ है। उसके बाद से नहर का विकास सिंचाई के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। जब जाहिर सी बात है जहाँ नदियाँ रहेंगी और नदियों का स्लोप काफ़ी ज़्यादा है तो स्लोप पे बड़े बड़े डैम बना के, बड़े बड़े बांध बना के वहाँ से नहरें निकाली गई हैं। वे नहरें ग्रामीण स्तर पे खेतों में ला के छोड़ दिया गया है ताकि किसान आसानी से अपने खेतों को सिंचित कर सके, सिंचाई कर सके।
पेयजल की उपलब्धता काफ़ी अधिक है। जाहिर सी बात है, जब जलोढ़ मृदा रहेगी तो बारिश होगा तो बारिश के पानी को जलोढ़ मृदा काफ़ी अवशोषित कर लेती है और इससे पुनः जलोढ़ मृदा रिचार्ज हो जाती है और पेय युक्त जो हम पानी पीते हैं, पीने वाला पानी, इसकी उपलब्धता की कमी नहीं होती। हमें ऑल टाइम जलोढ़ मृदा में रहने वाले, नॉर्दर्न प्लेन में रहने वाले लोगों को पानी की कमी नहीं होती पीने की, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उनको मिल जाता है। मत्स्य पालन, जाहिर सी बात है, जब नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, उनके पीछे पानी स्टोर होता है, तालाब का डेवलपमेंट हुआ है। जब तालाब का डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ पे मछलियों का विकास अधिक होगा, मछलियों को वहाँ पे पाला जाता है। उसके साथ साथ इस प्रकार दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि में से एक उत्तर भारत के विशाल मैदान का यहाँ पे योगदान है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े उपजाऊ लैंड वाले एरिया हैं, वहाँ पे उपजाऊ लैंड वाले एरिया में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उसकी दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि में उसकी भी नाम आती है। ठीक है, और इस प्रकार इसका ये महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर भारत की महत्वपूर्ण स्थान आपने देखा कैसे, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण स्थान में हमने पढ़ा, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से नदियाँ हैं, नदियाँ होने की वजह से उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से यहाँ पे पैदावार काफ़ी ज़्यादा होता है। पैदावार ज़्यादा होता है तो इंसानों की यहाँ पे आबादी, जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। जब जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा तो शहरीकरण होगा, उद्योग होगा, मछली पालन होगा, पशुपालन होगा, ये तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे रबी, खरीफ, जायद तमाम प्रकार की फसलों का यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। काफ़ी तेज़ी से लोग खेती किसानी करते हैं और काफ़ी तेज़ी से ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा है। और दुनिया उपजाऊ मिट्टी है, पूरी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से भारत की जलोढ़ मृदा यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है और फेमस है पूरी दुनिया में अपनी उपजाऊपन के लिए। ये था उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व। अब हमने जो पढ़ा था, भारत के 5 भौगोलिक भागों में 5 भूगर्भिक संरचना में बांटा गया था, तथा उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद द्वीपीय प्रदेश और उसके बाद तटवर्ती मैदान। हमने उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला का अध्ययन काफ़ी डिटेल में किया है। उसके बाद हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान का डिटेल में अध्ययन कर लिया। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में इससे नहीं छूटेंगे या इससे बाहर नहीं आएंगे। अब बचता है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो बचता है, हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद बचेगा द्वीपीय क्षेत्र, उसके बाद बचे फिर तटवर्ती रेंज। अब ये जब पढ़ाया जाएगा और उसके बाद तेजी से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको एग्जामिनेशन में जल्दी से जल्दी कवर करा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सीरीज काफ़ी अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।